हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की प्लस की असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑर्डर की जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं करवा रही थी क्योंकि आप लोग की एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो इससे पहले क्या है, आप लोग प्रैक्टिस सेट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पहले से प्लेलिस्ट बनी है, जरूर से देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए आज वीडियो शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। नेम अ बैंक विच इज क्लासिफाइड एज लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी बैंक के रूप में वर्गीकृत की गई बैंक है, उसका क्या नाम है? पीएनबी, आईसीआईसीआई, आरबीबी या फिर एसबीआई। तो यहाँ पर कौन सी भारत की सबसे बड़ी बैंक के रूप में जानी जाती है? तो बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि कौन सी बैंक है। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई है। जो एसबीआई है उसे भारत के सबसे बड़े यानी कि सबसे ज्यादा ब्रांचेस जो होते हैं वो एसबीआई की ही हैं। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो करी गई थी, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई को 1 जुलाई 1955 1955 में की गई थी। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका मुख्यालय ये पूछा जा सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वो हो जाएगा आपका मुंबई में। मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और करंट में वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करिए कि इसके चेयरमैन कौन है अभी करंट में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, रिजर्व बैंक के या फिर एसबीआई के चेयरमैन कौन है। तो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रिफर्स टू ई कॉमर्स। इनमें से कौन ई कॉमर्स से संदर्भित है? refers to full breadth of activities included in a successful internet-based enterprise। एक सफल इंटरनेट आधारित उद्यम में शामिल गतिविधियों की पूर्ण व्यापकता। refers to employing different categories of employees who are heterogeneous in term of race ethnicity। कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों जो कि जाति नस्ल के आधार पर विषम है। refers to the business operations based on electronic mode of transaction। व्यावसायिक संक्रिया जो लेन देन के इलेक्ट्रॉनिक तरीका पर आधारित है। या फिर refers to the business operations that are no longer restricted to a particular locality or region। व्यापार का संचालन जो कि अब एक विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र तक प्रतिबंधित नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ तो सीधे सीधे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही है, यानी कि बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, जैसे कि ये बी वाला ऑप्शन है, इससे रिलेटेड है ही नहीं, तो सीधे सीधे ये बाहर हो जाएगा। ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स में आप बहुत ही इजीली जो वस्तुएं प्रोडक्ट हैं आपके जो मैन्युफैक्चर आपने की हैं उसको आप आसानी से सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पर आप मार्केटिंग के सारे काम इजीली कर सकते हैं, वो आपकी ई कॉमर्स हो जाती है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है इसमें? तो रिफर्स टू द बिजनेस ऑपरेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजेक्शन से इलेक्ट्रॉनिक बेस पर काम करते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की कहलाती है। तो उसके माध्यम से जब आप काम करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, ई कॉमर्स हो जाएगी। आज के टाइम में इंटरनेट पर जो वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको सेल करना, उनको जो है परचेज करना, रीसेल करना बहुत ही इजी हो चुका है। बहुत से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिन पे सुविधाएं या ये जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो यहाँ पर उसे ही क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन टू मेनी इलेक्ट्रॉनिक फंड सेटलमेंट सिस्टम। निम्न में से कौन कई लोगों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक फंड सेटलमेंट प्रणाली है? आरटीजीएस, नेफ्ट, टीसीएस क्रेडिट, ईसीएस क्रेडिट। तो आरटीजीएस और नेफ्ट, इन दोनों के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ भी है, आपने सुना भी होगा आरटीजीएस और नेफ्ट के बारे में। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कई लोगों के लिए एक, यही इसी लाइन में ही, इसी पॉइंट में ही आपका सारा क्वेश्चन मेनली छुपा हुआ है कि कई लोगों को एक साथ आप जो है सेटलमेंट कर सकते हैं फंड्स का। तो वो कौन सा मेथड का यूज होता है? तो हो जाती है ईसीएस क्रेडिट। ईसीएस क्रेडिट है क्या? तो ये पेमेंट करने का, क्रेडिट पेमेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें बड़ी संख्या में आप भुगतान कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा लोगों को आप एक साथ भुगतान कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। या तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिना कागजी यानी कि बिना आप पेन पेपर का यूज किए, पेपर मोड से हट करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप आसानी से जो जमा करता है बैंक के खाते में पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ईसीएस क्रेडिट कहलाता है। एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डैश। बायोमेट्रिक्स का एक रूप नहीं है। ब्रेथ स्कैन, रेटिना स्कैन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट। बायोमेट्रिक्स क्या होती है?
तो आप सभी को पता होगा आधार तो सभी के पास है, तो आधार जब आप लोग बनवाने गए थे तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट या फिर रेटिना स्कैन ये सब स्कैन किया था उन लोगों ने, जिससे कि आपकी एक अलग आइडेंटिटी को पहचाना जा सके जो कि बाकियों से अलग होगी। तो आपके बिना ऑथेंटिक आपके जो प्रिंट लगे हैं उन प्रिंट के बिना वो चीज़ ओपन नहीं हो सकती है, खुल नहीं सकती है। तो इसमें कौन सा बायोमेट्रिक्स का रूप नहीं होता है, तो यहाँ पर आपके जो पासवर्ड होता है वो बायोमेट्रिक्स का रूप नहीं होता। पासवर्ड आप मैन्युअली कुछ भी बना सकते हैं, डाल सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं, वो भी उस पासवर्ड का यूज कर सकता है। लेकिन आपका जो फिंगर्स है, आपका जो थंब है, उसका प्रिंट जो किसी से मैच नहीं करेगा, या फिर आपकी जो आंखों के रेटिना का है वो किसी से मैच नहीं करेगा, वो सिर्फ आपसे ही खुल सकता है, किसी अदर पर्सन से नहीं खुल सकता, नहीं ओपन हो सकता। तो क्या है आपको बायोमेट्रिक्स में पासवर्ड जो है वो नहीं आएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a resident individual received 5 lakh as royalty on a literary book. He will get deduction under section 80(2)(b). एक निवासी व्यक्ति को साहित्यिक पुस्तक पर रॉयल्टी के 5 लाख रुपए मिले हैं, धारा 80(2)(b) में कटौती मिलेगी। यानी कि जो 80(2)(b) है वो किससे रिलेटेड हो जाएगी, वो हो जाती है रॉयल्टी से। जो बुक्स पर रॉयल्टी होती है उससे रिलेटेड हो जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि ये धारा किससे रिलेटेड है, वो रॉयल्टी से रिलेटेड हो जाएगी। एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका। अब कह रहा है कि उसमें रॉयल्टी के 5 लाख रुपए उसे मिले हैं, तो अब उसे कितनी छूट मिलनी चाहिए, कितना उसको डिडक्शन मिल सकती है इसमें, तो वो आपकी 3 लाख है। मैक्सिमम 3 लाख तक डिडक्शन मिल सकती है, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो 3 लाख है डिडक्शन मिल जाएगी। टैक्सेबल अगर पूछता कि कितना टैक्सेबल होगा तो वो 2 लाख का पार्ट होता, तो 3 लाख डिडक्शन हो गई, जो रिमेनिंग बचे आपके 2 लाख है वो टैक्सेबल हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash is an annual statement maintained under Rule 31AB of the Income E-Tax Rules disclosing the details of tax credit in the taxpayer account. Dash आयकर नियमों के नियम 31AB के तहत करदाता खाते में टैक्स क्रेडिट के विवरण का खुलासा करने वाला एक वार्षिक विवरण है। फॉर्म 26AS, फॉर्म 28AS या फिर 25AS या फिर 29AS। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं उसके जो रूल 31AB है उसमें जो करदाता होता है उसके खाते में जो टैक्स क्रेडिट के विवरण यानी कि जो टैक्स क्रेडिट किया जा रहा है उसका जो एक विवरण होता है दिया जा रहा होता है, उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसके लिए कौन सा फॉर्म होता है, वो हो जाता है आपका फॉर्म 26AS हो जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म होता है ये उस चीज का विवरण देता है, जहाँ से उसके बाद ये पूरी डिटेल देता है कि कितना जो है स्रोत पत्र काटा गया है, टीडीएस काटा गया है, जिससे कि जो भी आगे टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब जो उसकी इनकम कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट ईयर को उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो वहाँ पर सरकार के पास ये विवरण रहे या वो ये फॉर्म भर करके विवरण बताता है कि इतना टीडीएस मेरा जो है पहले ऑलरेडी काटा जा चुका है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in respect of payment to which the dash provision apply, the payer has to deduct tax at source on the payment made by him and he has to deposit the tax deducted by him to the dash. उन भुगतानों के संबंध में जिन पर डैश प्रावधान लागू होते हैं, भुगतानकर्ता को उसके द्वारा किए गए भुगतानों पर स्रोत पर की कटौती करनी होती है और उसे अपने द्वारा काटे गए कर को डैश करना होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कुछ ऐसे पेमेंट होते हैं, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि कुछ ऐसे पेमेंट होते हैं, ये भी आपका टीडीएस से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है। कुछ ऐसे पेमेंट होते हैं जिस पर की जो है जैसे ही वो इनकम जनरेट होती है उसमें टीडीएस जो होता है लेस कर लिया जाता है या टीडीएस को काटा जाता है, तो वहाँ पर जो भी उसके लिए काटने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है उसे टीडीएस को जैसे कि कोई इंटरेस्ट है वो पे किया जा रहा है, उस इंटरेस्ट पर टीडीएस काटना है, टीडीएस को लेस करना है, तो वो किसका दायित्व बनता है, वो लायबिलिटी बन जाती है नियोक्ता की। जो एम्प्लॉयर होता है उसकी लायबिलिटी बनती है। अगर वो टीडीएस नहीं काटेगा तो क्या बन जाएगा, वो चूक में करदाता बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना डीम्ड एसएससी, मैंने बताया भी था इसके बारे में। तो क्या बन जाता है, वो डीम्ड एसएससी कहलाता है, माना हुआ करदाता या फिर चूक में जो करदाता हो जाता है वो बन जाएगा। तो उसका दायित्व हो जाता है, उसकी लायबिलिटी होती है कि वो टैक्स को डिडक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में या तो जहाँ पर सरकारी खजाने में जमा करना होता है वहां पर उसको वो सबमिट कर देता है, जमा कर देता है। तो पहले वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, पहले कॉलम में जो आपका आएगा वो हो जाएगा टीडीएस। यहाँ पर हम टीडीएस फिल कर देते हैं। तो उसका ये दायित्व होता है कि स्रोत पर कर की कटौती करके लागू होता है। भुगतानकर्ता को उसके द्वारा किए गए भुगतानों पर स्रोत कर की कटौती करनी होती है, उसे अपने द्वारा काटे गए कर को कहाँ जमा करना होता है, सरकार के खाते में। अभी मैंने ये बात वही आपको बताई कि सरकार के खाते में उसे जमा कर देना होता है।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये दोनों जीएसटी वाले तो पॉइंट पहले ही हट गए। क्रेडिट ऑफ द सप्लायर, तो यहाँ पर सप्लायर नहीं होगा, टीडीएस लेस करने के बाद कहाँ जमा किया जाता है, क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के खाते में जमा किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेंशन इज टैक्सेबल अंडर डैश के तहत पेंशन पर कर लागू होता है, सैलरी, प्रोफेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फिर कैपिटल गेन। जो पेंशन है वो किस हेड में टैक्सेबल होती है, क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 4 हेड ऑलरेडी दे रखे हैं, एक सैलरी का, एक प्रोफेशनल इनकम का, एक फ्रॉम अदर सोर्सेज का, कैपिटल गेन का। कौन सा एक हेड यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो जो हेड आपका नहीं बताया गया है अगर हम इसको अलग से लिख देते हैं, वैसे तो आपका सैलरी के बाद ये हेड आता है, जो भी मैं लिखने जा रही हूँ ये सैलरी के बाद ही आता है। कौन सा हो जाता है, हाउस रेंट, यानी कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो होता है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 5वां हेड। तो ये हो जाते हैं इनकम के 5 हेड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पेंशन इज टैक्सेबल अंडर, जो पेंशन होती है वो किस हेड में टैक्सेबल होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पेंशन जो है जैसे कि एक व्यक्ति ने काम किया है तो उसकी जब उसका रिटायर हो गया तो उसके बाद उसको पेंशन दी जाती है। वैसे तो पेंशन समाप्त कर दी गवर्नमेंट ने, लेकिन एनपीएस के तौर पे चल रही है अभी भी। तो वहाँ पर जो पेंशन होती है वो सैलरी में नहीं जाती बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। इससे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होकर सैलरी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि किस परिवार के किसी भी सदस्य को या फिर उसको जो पेंशन मिल रही है वो आपकी अदर सोर्सेज में ही जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एन इंडिविजुअल कैन अवेल एरियर्स ऑफ सैलरी। आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कोई व्यक्ति बकाया वेतन का लाभ उठा सकता है, 87 सबसेक्शन 1, 86 सबसेक्शन 1, 88 सबसेक्शन 1 या फिर 89 सबसेक्शन 1। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, बकाया वेतन का लाभ उठाने, यहाँ पर एरियर है तो इसमें ये रहता है कि जैसे अर्जित आय के लिए भी दिया जाता है, अर्जित अवकाश के लिए आय मिलती है, सॉरी। तो आपने पढ़ा होगा इनके एक हेड है एक्स्ट्रा, जो इनकम हेड है उसमें 2 पार्ट रहते हैं। एक जब ऑलरेडी उस जो सैलरी में मिल रहा है, जुड़ रहा है, जिसमें कि 2 चीजें आ जाती हैं, एक आपके भत्ते हो जाते हैं, दूसरा लाभ हो जाता है। और दूसरा हेड जो है वहां पर आपकी ग्रेजुटी के बारे में, पेंशन के बारे में, जो उसकी अर्जित अवकाश होता है, छटनी है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर वही है, अर्जित अवकाश से जो उसको बकाया वेतन का लाभ है तो किस हेड में मिलेगा, तो उसे मिलता है 89(1) में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स वाज लेड इन इंडिया फर्स्ट बाय द, भारत में पहली बार आयकर की उगाही की गई थी। लूकस पैसोली द्वारा, न्यूटन द्वारा, जेम्स पर्सन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, पहली बार, फर्स्ट टाइम जो इंडिया में इनकम टैक्स लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ पर कहीं पर ये नहीं लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद, फ्रीडम के बाद, ऐसा नहीं लिखा है, इंडिपेंडेंस के बाद नहीं लिखा, पहली बार सिर्फ कह रहा है। तो पहली बार जो लगाया गया था जेम्स विल्सन ने लगाया था 1857 में, जो आपका पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसमें वो काफी हानियां हुई थी, काफी नुकसान हुआ था, जिसको पूरा करने के लिए 1860 में, 1860 में जो जेम्स विल्सन थे उन्होंने पहली बार इनकम टैक्स लगाया था, भारत में आयकर लगाया था। उसके बाद जब स्वतंत्रता मिली है भारत को 1947 में, तो उसके बाद 1961 में हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया था, क्योंकि लागू कब हुआ था, लागू किया गया था 1962 में। तो सारी डेट्स को दिमाग में रखिएगा, सब कुछ याद रखिएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं ध्यान में, अगर स्वतंत्रता के बाद कहता तो लागू जो आया है टैक्स स्वतंत्रता के बाद वो हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिख देते हैं स्वतंत्रता के बाद की बात अगर करी जा रही है तो वो हो जाएगा आपका 1961, जो आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर पूछा जाए कि लागू कब हुआ था तो 1962 में लागू हुआ था। चलिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा जेम्स विल्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फ्रॉम विच डेट द इनकम टैक्स एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन होल ऑफ इंडिया। संपूर्ण भारत में आयकर अधिनियम किस स्थिति से प्रभावी हो गया। अभी ये बात मैंने आपको समझाई है किस स्थिति से प्रभावी हो गया। अब यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा एक डाउट में है चीज, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि कब से हो गया, 21 मार्च 1962, 1 अप्रैल 1961, 31 मार्च 1961, 1 अप्रैल 1962। प्रभावी होने की बात की जा रही, इफेक्टिव होने की, या कि पास होने की। तो यहाँ पर 2 डेट्स तो बाहर हो जाएंगी, 1961 वाली, अब बचती है 62 वाली 2 डेट्स, एक 31 मार्च है, एक 1 अप्रैल है। तो यहाँ पर सही कौन सी, कहने को तो एक दिन का ही अंतर है 31 और 1 अप्रैल में, लेकिन आपका आंसर गलत सही बना सकती है ये। तो यहाँ पर करेक्ट है जो 1 अप्रैल 1962,
1 अप्रैल 1962 से ये लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कुछ भी जरा से में भी आपका आंसर जो है गलत हो सकता है। कब बना था? 1961 में बना था। लागू लेकिन जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1962 से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, with respect to provisions relating to TDS on Insurance Commission under Section 194D of Income Tax Act 1961, tax shall not be deducted if the aggregate amount of remuneration or reward granted or paid during the financial year to the pay does not exceed dash। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194D के तहत बीमा छूट पर TDS से संबंधित प्रावधानों के संबंध में यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानकर्ता को पारिश्रमिक या इनाम की कुल राशि डैश से अधिक नहीं है तो कर की कटौती नहीं की जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारा 194D जो है उसके तहत बीमा छूट पर जो इंश्योरेंस कमीशन है उस पर टीडीएस से रिलेटेड जो प्रावधान किए गए हैं उसमें यदि वित्तीय वर्ष के दौरान जो भुगतान करता है यानी कि जो पे कर रहा है उसको जो इनाम मिला है, जो उसको पारिश्रमिक मिला है, उसकी राशि किस अमाउंट से ज्यादा नहीं होगी तो टीडीएस नहीं लगेगी। यानी कि कहाँ तक टीडीएस से छूट मिली है, कितने की सीमा तक टीडीएस से छूट दी गई है, उससे ज्यादा होने पर टीडीएस लगाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि किस पर लगता है, जो बीमा छूट से रिलेटेड हो जाती है इंश्योरेंस कमीशन से। धारा क्या है? 194D है। तो एक क्वेश्चन जो होता है उसमें कई क्वेश्चन छुपे होते हैं, तो सब कुछ आपको याद में रखना है। तो जितना ज्यादा बार आप उस चीज को देखेंगे पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन है आपका वो हो जाता है 15,000। एक तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यानी कि 15,000 तक है तब उसको टीडीएस नहीं देना है, उसके अबव जो हो जाएगी इनकम तो उसे टीडीएस उस पर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर इज रिलेटेड टू, समीर का संबंध है फ्रॉम रोबोट इलेक्ट्रॉनिक्स से, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, फ्रॉम कंप्यूटर से। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि पूछा क्या था, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि फर्स्ट रोबोट जो था वो कौन सा था, तो वो लक्ष्मी था आपका फर्स्ट रोबोट। इसी तरह अब जो पूछा गया है तो बैंकिंग क्षेत्र में आया था। अब जो पूछा है कि समीर जो है वो किससे रिलेटेड है, तो समीर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है क्या? तो ये एक आपका इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये है क्या? ये टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान जो है TIFR उससे रिलेटेड है, उसी की एक शाखा के तौर पे काम करता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पे। वेतन शीर्षक से आय केवल तभी कर योग्य होगी जब भुगतान करने वाले तथा भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच डैश का संबंध हो। यानी कि कोई भी इनकम को हम या कोई भी किसी तरह का भुगतान हो रहा है उसको हम सैलरी हेड में कब जो है शामिल करते हैं, जबकि जो भुगतान करने वाला है और भुगतान प्राप्त करने वाला यानी कि जो एक पेयर है और एक पेई है तो उनके बीच में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, नियोक्ता कर्मचारी, गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सरकार संसद सदस्य का, सेलर और बायर विक्रेता क्रेता का, स्टूडेंट प्रिंसिपल छात्र या प्राध्यापक का। तो कब आएगा? जब कोई नियोक्ता होगा, जो नियुक्त करने वाला एम्प्लॉयर होगा और दूसरा व्यक्ति कर्मचारी या फिर एम्प्लॉय होगा, तभी सैलरी हेड में वो इनकम जाएगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। जो संसद सदस्य होते हैं उनका जो वेतन होता है वो किसमें शामिल होता है? वो सैलरी हेड में नहीं जाता। आपका किस हेड में जाता है ये मुझे कमेंट करिए आप लोग कि ये किस हेड में जाता है। विक्रेता क्रेता है तो सिंपल सी बात है उनका बिजनेस है तो बिजनेस प्रोफेशन हेड में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज गवर्न्ड बाय, किस भुगतान प्रणाली किसके द्वारा शासित होती है? हायर परचेज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंस्टॉलमेंट एक्ट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया भी है ये कि जो जहाँ पर हायर परचेज सिस्टम जो था वो 1972 जो उसका अधिनियम है उसके द्वारा चलता है, लेकिन वहाँ पर किस भुगतान पद्धति जो है प्रणाली किसके द्वारा चलती है? तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो माल की बिक्री अधिनियम है ये, और इसमें एक चीज और जोड़ ली 1930 1930 अधिनियम है ये पूरा, इसके अनुसार ही किस भुगतान प्रणाली को चलाया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड, प्रत्येक निर्धारती एक व्यक्ति होता है और एवरी पर्सन इज ऑल्सो एन एसएससी, प्रत्येक व्यक्ति एक निर्धारती भी होता है। एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी, प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि निर्धारती भी हो। एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन एसएससी, एक व्यक्ति सदैव एक निर्धारती भी होता है। एंड HUF इज ऑलवेज एन एसएससी, हिंदू आधारित परिवार सदैव निर्धारती होता है।
तो यहाँ पर समझ लीजिए एसएससी से क्या मतलब है। एसएससी का मतलब ये है कि जो कर देय है, कर यानी कि करदाता की यहाँ पर बात हो रही है कि प्रत्येक करदाता जो है, जो कर को चुकाने वाला है, जिसकी आय पर कर लग रहा है या जो इनकम टैक्स को पे करेगा अपनी इनकम पर, वो व्यक्ति, वो एक पर्सन भी होता है, एक व्यक्ति होता है। और साथ साथ क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो वो साथ में क्या हो सकता है, एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी, प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि निर्धारित ही हो। यानी कि एक लाइन इस तरह से कही गई है, एक करदाता एक व्यक्ति होता है और प्रत्येक व्यक्ति ये आवश्यक नहीं है कि करदाता भी हो, वो करदाता तभी होगा जब उसकी इनकम जो होगी, तो जो मिनिमम बनाए गए हैं, एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है, उस लिमिट के अबव जब जाती है तभी उसकी इनकम जो होती है टैक्सेबल होती है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें देखनी होती है कि इंडिया में रेजिडेंट है वो नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, किस तरह का है, उसी के बेसिस पे उसको टैक्स पे करना होता है। तो बहुत सी चीजें देखी जाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कहने को तो बहुत इजी होते हैं लेकिन कंफ्यूज बहुत करते हैं। वहाँ एग्जाम में जबकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्योंकि टाइम भी कम है, आपको एक साथ बहुत से क्वेश्चन पे जो है फोकस करना होता है, तो वहाँ पर कंफ्यूजन में या इस तरह के क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वहाँ पर आपको गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी अकाउंट इज ए, अधिकार शुल्क कौन सा खाता होता है। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रॉयल्टी के बारे में पढ़ा होगा। अनरियल अकाउंट वास्तविक खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट ओनली नामात्र खाता, नन ऑफ दिस जिनमें से कोई नहीं। अधिकार शुल्क होता है क्या है, किसी की कोई जमीन है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको अगर यूज कर रहे हैं आप, तो उसके बदले में जो राशि आप देते हैं वो अधिकार शुल्क कहलाती है, रॉयल्टी कहलाती है। यानी कि जिस अधिकार का आप यूज कर रहे हैं, उसकी भूमि है, उसकी जमीन है, उसकी खदान कह सकते हैं, जैसे कोल माइन्स होती हैं, किसी व्यक्ति की जगह पर है, तो आप उस जगह पर को ले रहे हैं उससे वहां पर निकालने के लिए उसको, तो उसके बदले में जो आप उसको देते हैं राशि, वो कहलाती है रॉयल्टी यानी कि अधिकार शुल्क। तो किस तरह का अकाउंट होता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, तो ये सिंपल सा आंसर है, नॉमिनल अकाउंट होता है, नाममात्र खाता होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें रॉयल्टी में बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको सबको ध्यान में आपको रखना है, जैसे कि मिनिमम रेट एक पॉइंट आता है, शॉर्ट वर्किंग आता है, सरप्लस आता है, कैसे शॉर्ट वर्किंग बनती है, सरप्लस कैसे बनती है, आगे और भी क्वेश्चन कैसे इंक्लूड करूंगी मैं, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी स्टेटरी ऑडिटर इज, प्रत्येक वैधानिक अंकेक्षक का अंतिम उत्पाद होता है ऑडिटर्स नोटबुक, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स वर्क पेपर, डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑडिटर्स यूज टू एग्जामाइन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्टेटरी ऑडिटर होता है, एक वैधानिक अंकेक्षक होता है, उसका अंतिम उत्पाद यानी कि सबसे लास्ट में वो क्या करता है, ये पूछ रहा है। क्योंकि पहले तो हमें पता है कि पूरा अपना प्रोग्राम तैयार करेगा, उसी के बेसिस पर जो है ऑडिट का काम कर रहा है, तो उसने सब कुछ कर दिया, ऑडिट उसका कंप्लीट हो गया, अब वो क्या कर रहा करेगा फाइनल में, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट के लिए ही तो सारा काम कर ही रहा है, लास्ट में अपनी रिपोर्ट दे रहा होता है कि किस तरह का अभी जो उसने यानी ऑडिटिंग का पूरा काम जो किया, तो उसके किस निष्कर्ष पर पहुंचा या क्या क्या स्थिति दिखा रहे हैं तो कंपनी के खाते हैं, तो लास्ट में वो अपनी एक रिपोर्ट में बताता है। अब वो रिपोर्ट किसी भी तरह की हो सकती है, क्लीन भी हो सकती है, या फिर इसके अलावा इसमें अगर कोई भी गड़बड़ी है, सही नहीं है, तो उसे वो मेंशन करता है, तो मर्यादित अमर्यादित कई तरह की होती है। तो मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ ऑडिटर्स की रिपोर्ट के बारे में, क्लासेस की वीडियो में देखिएगा, आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, तो वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है अलग अलग टाइप्स की रिपोर्ट के बारे में। तो एक आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would most appropriately describe the risk of incorrect rejection in terms of substantive testing? मौलिक जांच के संदर्भ में गलत अस्वीकृति के जोखिम का वर्णन सबसे सटीक ढंग से कौन करता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सब्सटेंसिव टेस्टिंग की जाती है, वहां पर गलत अस्वीकृति के संबंध में जोखिम अगर किसी तरह का हो रहा है, तो उसको इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसे कौन सही ढंग से बताएगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर मौलिक जांच होती क्या है, पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि मौलिक जांच जो होती है वो एक जो ऑडिटिंग हो रही है उसकी एक प्रोसेस होती है, जिसमें कि जो वित्तीय विवरण है या जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल तैयार किए गए हैं उनसे रिलेटेड जो उसके प्रमाणक होते हैं, वाउचर्स होते हैं, क्योंकि जो अकाउंटिंग का काम किया जाता है मार्कों के वाउचर्स के बेसिस पर किया जाता है, जो भी उसके साथ में उसके ऑथेंटिसिटी को दिखाने के लिए कि कैसे रखे गए हैं, जो अकाउंट्स बनाए गए हैं उनके साथ जो संलग्न पेपर्स होते हैं, जो प्रमाणक होते हैं, उनकी से रिलेटेड आपस में मैच किया जाता है, तो उनकी गलतियों का परीक्षण किया जाएगा,
कि क्या आपस में मैच हो रहा है, क्या नहीं मैच हो रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या गलतियां हैं। और अगर वहाँ पर कोई भी गलतियां पाई जा रही हैं, कुछ आपस में क्या है एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा, कुछ मिसमैच हो रहा है, कोई एंट्रीज हैं या कुछ अकाउंट्स हैं, तो वहाँ पर क्या होता है एडिशनल भी टेस्टिंग की जाती है, एडिशनल जांच की जाती है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस में क्या कह रहा है। द ऑडिटर कंक्लूड्स बैलेंस इज मटेरियली करेक्ट व्हेन इन एक्चुअल फैक्ट इट इज नॉट। लेखा परीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बैलेंस भौतिक रूप से सही है परंतु वास्तविक तथ्यों की दृष्टि से सही नहीं है। The auditor concludes that the balance is materially misstated when in actual fact is not. लेखा परीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बैलेंस भौतिक रूप से अशुद्ध वर्णन किया गया है जबकि वास्तविक तथ्यों की दृष्टि से ऐसा नहीं है। तो यही पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा कि जब मौलिक जांच की जाएगी जिसमें कि आपस में मिलाया जाएगा कि जो एंट्रीज की गई हैं और उसके जो प्रमाणक हैं आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, मिसमैच हो रहे हैं, तो मतलब ये है कि प्रमाणक तो सही है लेकिन जो उसके बेसिस पर एंट्रीज करी गई हैं, लेखे किए गए हैं, वो गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। Who will be responsible for error in report if statutory auditor relies on the work of internal auditors? वैधानिक अंकेक्षक द्वारा यदि आंतरिक अंकेक्षकों पर विश्वास किया जाए तो प्रतिवेदन में अशुद्धियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्टेटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इंटरनल ऑडिट हो रहा है उस कंपनी में और जो ऑडिटर है वो उस पर डिपेंड होकर के अपनी रिपोर्ट बना देता है, यानी कि बहुत डीपली वो जांच नहीं करता, उस इंटरनल ऑडिट को ही सही मान लेगा, उसी के बेसिस पर अपनी रिपोर्ट बना देता है। तो वहां पर अगर कुछ अशुद्धियां बाद में मिलती हैं, कुछ रिपोर्ट में गलतियां मिल रही हैं, तो वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो वहां पर जो अंकेक्षक है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि उसका दायित्व बनता था कि वो अच्छे से ढंग से पूरी ऑडिटिंग का काम करे, लेकिन उसने बहुत डीपली जाकर के चीजों को नहीं समझा, या इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ वो पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड हो गया, तो यहाँ पर उसने अपने दायित्व को या अपने लायबिलिटी को पूरी तरह से पूरा नहीं किया, अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाई, तो इसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। लेकिन अगर वो इंटरनल ऑडिटर पर डिपेंड नहीं रहता और अपनी पूरी ड्यूटी को अच्छे से निभाता है, उसके बाद भी अगर चीजें जो होती कुछ गलत हो जाती हैं, तो ये माना जाएगा कि वो उसका दायित्व नहीं होता जो ऑडिटर है। क्यों? क्योंकि जो ऑडिटर होता है एक बहुत ही इसके बारे में फेमस लाइन भी कही जाती है कि एक वॉच डॉग की तरह होता है, ना कि एक हंटिंग डॉग की तरह। मतलब कहने का है कि जो अंकेक्षक है एक शिकारी कुत्ता ना होकर के किस तरह का होता है, एक रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह होता है। मीन्स कहने का ये है कि वो ये देखता है कि यानी कि ये पहले से पर्सपेक्टिव बना करके नहीं चलता कि हाँ सब जो बंद रखे गए हैं वो सारे अकाउंट्स गलत हैं, सब कुछ गलत है, या सारे लोग गबन ही कर रहे हैं, सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव नहीं होता उसका। वो सिर्फ ये देखता है सबसे बातचीत करना, सबसे मिलना, सारी चीजों को जो है आंखों को देखना समझना, जिसमें कि उसी के पता चले कि किसी तरह की कोई गलती या शुद्धि तो नहीं की गई है। इसलिए अगर कुछ बहुत ही बड़े पैमाने पर मिलकर के कोई फ्रॉड किया गया है तो वो उसको पकड़ पाना ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो आंतरिक अंकेक्षक पर ही विश्वास कर ले रहा है, अपनी पूरी जांच उसने नहीं करी, तो वहां पर ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय। कंपनी लेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है? शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कंपनी लेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा वो की जाती है? तो यहाँ पर उसे कौन नियुक्त करता है? उसे जो अंशधारी होते हैं शेयर होल्डर्स ही नियुक्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा कि जो कंपनी ऑडिटर है तो जो सामान्य सभा बुलाई जाती है उसी सामान्य सभा में जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें कंपनी ऑडिटर को नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट बनता है जो फर्स्ट होता है, यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि फर्स्ट ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट किया जाता है, इसका आंसर आप सब बच्चे मुझे कमेंट करिए कि फर्स्ट ऑडिटर जो होता है, प्रथम अंकेक्षक जो होता है, उसको कौन नियुक्त करता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। हो सकता है शेयर होल्डर्स करते हैं, या हो सकता है शेयर होल्डर नहीं भी करते हो, कोई और करता है, तो इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वुड बी developed satisfying optimally the constraints of time and cost without in any was compromising the quality of audit। कौन सा लेखा की गुणवत्ता से कोई भी समझौता न करते हुए समय और लागत की बाधा को इष्टतम संतुष्ट करते हुए विकसित किया जाएगा? ऑडिट प्लानिंग, लेखा परीक्षा योजना, ऑडिट प्रोग्राम, लेखा परीक्षा कार्यक्रम, इंटरनल चेकिंग, आंतरिक परीक्षण, और ऑफ दीज ये सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि लेखा की गुणवत्ता यानी कि जो अकाउंट्स रखे गए हैं उनकी क्वालिटी, यहाँ पर लेखा से मतलब यहाँ पर हो रहा है ऑडिट से क्वालिटी ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट की जो की गया है या जो ऑडिटिंग की क्वालिटी है उससे कोई समझौता नहीं करते हुए कम से कम समय और लागत की बाधा को इष्टतम संतुष्ट करते हुए कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है विदाउट बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज नहीं करा जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर विकसित किया जाएगा तो क्या कहलाता है, वो आपसे क्वेश्चन कह रहा है तो उसे ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि प्रोग्राम बनाया जाता है कि किस तरह से कैसे काम किया जाना है, सारी चीज़ों का एक प्लान किया जाता है, पूरी तरह से समझिए प्लानिंग की जाती है, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम किया जाता है तो उसे कहा जाता है ऑडिट प्रोग्रामिंग। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अनलाइक डैश। लेखा परीक्षा फर्मों के डैश से पृथक उनकी वित्तीय जानकारी की एक स्वतंत्र परीक्षा होती है। प्रॉफिट ओरिएंटेशन, साइज, लीगल फॉर्मेट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ऑडिटिंग का काम होता है फर्मों के किस चीज से पृथक होता है, और जिसमें कि उनकी सिर्फ फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है उसकी ही जांच की जाती है स्वतंत्र रूप से। तो कौन सी चीजें इसमें शामिल नहीं होती, वो चीज आपको से पूछा है। तो यहाँ पर जो चीज शामिल नहीं होगी तो ये तीनों ही पॉइंट आ जाते हैं कि प्रॉफिट लाभ क्या है, साइज क्या है या फिर लीगल फॉर्मेट क्या है। इन तीनों चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता, सिर्फ हमें ये देखना होता है कि उनकी वित्तीय स्थिति क्या है, फाइनेंशियल उनकी इंफॉर्मेशन क्या, स्टेटस क्या है, उसके बारे में हमको देखना है। ऑडिटिंग में उसी से रिपोर्ट देनी होती है। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजिंग एंट्रीज आर दोज जर्नल एंट्रीज मेड इन अ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम एक्ट। समापन प्रविष्टियां ऐसी सामान्य प्रविष्टियां हैं जो मैनुअल लेखा प्रणाली में अपनाई गई हैं। द एंड एंड अकाउंटिंग पीरियड टू शिफ्ट द बैलेंस इन टेम्परेरी अकाउंट्स टू परमानेंट अकाउंट। एक अकाउंटिंग अवधि के अंत में स्थायी खातों में अस्थायी खातों की शेष राशि को स्थानांतरित करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो समापन प्रविष्टियां होती हैं तो एक अकाउंटिंग टाइम पीरियड जो रहता है उस अवधि के अंत में की गई एक जर्नल प्रविष्टियां यानी कि जर्नल एंट्रीज ही एक तरह की होती हैं, जिनका मेनली काम क्या रहता है कि जो स्थायी खाते जो फिक्स्ड अकाउंट होते हैं और जो आपके अस्थायी खाते होते हैं, यानी कि जो इस तरह के अकाउंट्स होते हैं जो कि वर्ष के अंत में बंद कर दिए जाते हैं, तो उन अकाउंट्स के साथ में जो शेष राशि होती है उसको स्थानांतरित करती है। तो यहाँ पर कौन कौन से इस तरह के अस्थायी खाते होते हैं, तो जैसे कि आपका इनकम है या प्रॉफिट से रिलेटेड जो हो जाते हैं, डिविडेंड हो जाता है, तो वो सारे अकाउंट्स जो आपके होते हैं जो वर्ष के अंत में बंद कर दिए जाते हैं। और स्थित स्थायी खाते कौन से होते हैं, जिसमें कि शेष राशि को स्थानांतरित किया जाता है और आगे भी उसे कैरी फॉरवर्ड रखा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समापन प्रविष्टियां ऐसी समान प्रविष्टियां जो मैनुअल लेखा प्रणाली में बनाई गई हैं, तो यहाँ पर ये एक अकाउंटिंग अवधि के अंत में स्थायी खातों में अस्थायी खातों के शेष राशि को स्थानांतरित करने के लिए है। पहला ही पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा, तो बाकी लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले ही आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिक्वेशनल लॉस पॉलिसी इंक्लूड्स। परिणामी हानि बीमा पॉलिसी में सम्मिलित है लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक की हानि, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्तियों की हानि, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लाभ की हानि, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, स्टॉक की हानि एवं लाभ की हानि। तो यहाँ पर परिणामी हानि बीमा जो होता है उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित की जाती हैं, तो हम ये जो परिणामी हानि बीमा होता है मेनली जो आपकी मूल संपत्तियां टेंगिबल एसेट होती हैं, एसेट्स होंगी या फिर जो इक्विपमेंट उपकरण तो होते हैं उनके में किस तरह का कोई नुकसान हो जाता है तो उससे रिलेटेड बीमा कराया जाता है। तो ये कोलेट्रल एक तरह का आपकी क्षति को जो हुई है उसके लिए संपार्श्विक रूप से भुगतान करने के लिए ये हानि बीमा कराया जाता है कि जो भी हानि हुई है या तो आग लगने से हो सकती है, चोरी से हो सकती है, उसके तहत जो भी हानि हुई है वहां पर संपत्ति के बीमे के थ्रू उसको कवर किया जा सके। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बीमा होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज गॉन बैंकक्रप्ट as its liability are fall in excess of its asset, a shareholder will be called upon to pay। एक कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि उसकी देनदारियां और उसकी परिसंपत्तियां से अधिक, यानी कि देनदारियां ज्यादा हो गई, दायित्व ज्यादा हो गए और उसकी एसेट जो है वो कम रह गई हैं। एक शेयरधारक को डैश भुगतान करने के लिए कहा जाएगा, नथिंग कुछ भी नहीं, एन अमाउंट दैट कुड एट मोस्ट इक्वल द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द शेयर्स, राशि जो कि शेयरों की मूल लागत के बराबर हो सकती है। A proportional shares of all creditors claims based on the number of shares you can। स्वामित्व शेयरों की संख्या के आधार पर सभी लेनदार दावों की अनुपातिक हिस्सेदारी। A proportionate share of debenture claims based on the number of shares you own।
आधार पर दृढ़ पत्र दावों की अनुपातिक हिस्सेदारी। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंपनी की बात हो रही है। अगर यहाँ पर फर्म लिखा होता है या पार्टनरशिप फर्म लिखा होता है तो आंसर आपका बदल जाता। यहाँ पर कंपनी लिखा है। एक कंपनी दिवालिया हो गई है, बैंकरप्ट हो गई है, उसकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं और उसकी एसेट क्या है, कम रह गई हैं। तो अब वहां पर जो एक शेयर होल्डर होगा उसका, उससे क्या भुगतान करने के लिए कहा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उससे कोई भी कुछ भी भुगतान करने के लिए नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए थे, उसमें एक आपका इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट यानी कि सेपरेट इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट भी था कि जो एक कंपनी होती है उसका एक अपना अलग दायित्व होता है, एक अलग अपना अस्तित्व होता है और जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं या स्वामी होते हैं वो अलग होते हैं। तो अगर कंपनी बैंकरप्ट हो रही है तो कंपनी की ही संपत्तियां जो होंगी वही उन्हीं से ही चुकाया जा सकता है, जो भी उसकी दायित्व है या जो भी उसको दायित्व देने हैं, पूरे करने होते हैं। वहाँ पर शेयर होल्डर उसके लिए कोई भी उत्तरदायी सही से नहीं होता। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पर साझेदारी फर्म होती तो उसमें जो साझेदार होते हैं, तो अगर साझेदारी सीमित दायित्व वाली नहीं है, ध्यान में रखिएगा कि लिमिटेड लायबिलिटी वाली नहीं है, अगर साझेदारी एक सामान्य साझेदारी है तो वहां पर जो अन्य साझेदार होते हैं वो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों में वैसे भी, इसमें आपकी लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, उसमें अनलिमिटेड रहती है, अनलेस वो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ना हो, सॉरी लिमिटेड लायबिलिटी साझेदारी ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएसटी इज नॉट ट्रू। इनसेट में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? जीएसटी इज लाइक ए रिटेल टैक्स इम्पोज एट द लास्ट पॉइंट, दिस टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर। जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है, इस कर को भोक्ता से वसूला जाता है। जीएसटी विल अबोलिश ऑल डायरेक्ट टैक्सेस प्रीवैलेंट इन इंडिया। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 1 जुलाई 2017, यानी कि 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू हो गया था। इट विल यूनिटी द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, या भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, ये मतलब है कहने का। तो यहाँ पर ये प्रत्यक्ष करों से रिलेटेड नहीं होता, ये इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड होता है, यानी कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उन सबको मिला करके एक जीएसटी लगाया गया है, ना कि डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स आज भी वैसे ही वसूले जाते हैं, लिए जाते हैं, लगाए जाते हैं जैसे कि वो पहले भी लगाए जाते थे। तो यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो जाएगा जीएसटी के बारे में। बाकी तीनों ही पॉइंट क्या है, करेक्ट है। जो उपभोक्ताओं से ही वसूला जाता है, क्योंकि चीजों के जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीद रहे हैं सब पे जीएसटी लागू होता है, सब पर जीएसटी लगा हुआ है। कोई भी सर्विस आप ले रहे हैं वहां पर भी जीएसटी आप पे कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं खाना कहीं से तो भी आप उसमें देखिए जीएसटी ऐड होता है। हर चीज पे जीएसटी दे रहे हैं आप, हर एक एक कपड़े पर, एक एक खाने पीने की चीज पर आप जीएसटी स्टैम्प दे रहे हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता से ही जीएसटी वसूला जा रहा है, यानी कि हर तरह से टैक्स का समझ लीजिए भार जो है एक सिटीजन पर, एक नागरिक पर, आप पर, हम पर, हम लोगों पर ही लगा हुआ है। तो हम लोग हर तरह से टैक्स, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज ट्रांसफर टू हायरर अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। किस भुगतान प्रणाली में किराएदार को हस्तांतरित किया जाता है? ओनरशिप ऑफ एसेट्स, संपत्ति का स्वामित्व, पोजेशन ऑफ एसेट्स, अधिकार, ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ एसेट्स, संपत्ति, अधिकार एंड स्वामित्व, या फिर नन ऑफ द ऑप्शन में इसमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है, आपको पता ही है, जो मैंने बताया कि वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी जो वस्तुएं बेची जा रही, जो सेल कर दिया गया गुड्स को, उसकी तरह लिया जा रहा है, ना कि किराए पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किराएदार को क्या हस्तांतरित होगा, तो हायर परचेज सिस्टम में जो किराएदार होता है उसे पोजीशन और ओनरशिप दोनों ही ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि जैसे ही उसने पहले किसी का भुगतान किया उसे ओनरशिप और पोजीशन दोनों ही मिल जाता है। लेकिन जो हायर परचेज सिस्टम होता है वहां पर संपत्ति का सिर्फ अधिकार मिलता है, संपत्ति यूज कर सकता, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक, जब तक कि आखिरी जो इंस्टॉलमेंट होती पेमेंट नहीं कर दी जाएगी तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले किसके भुगतान के साथ ही ओनरशिप और पोजीशन दोनों ही ट्रांसफर हो जाता है। और ये जो है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बीच में डिफरेंस भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when preparing a bank reconciliation statement, if you start with a debit balance as per cash book, check issued but not presented within the period should be। जब एक बैंक समाधान विवरण बनाया जा रहा हो, यदि आप रोकड़ बही के डेबिट शेष को लेकर चलते हैं तो अवधि के दौरान निर्मित किए गए किंतु प्रस्तुत न किए गए चेकों को ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, डिडक्ट हटाया दिया जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड, समझने की कोई आवश्यकता नहीं,
नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक BRS यानी कि बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं, तो आप वहाँ पर जो कैश बुक है इसकी डेबिट शेष को लेकर के चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो टाइम उस अवधि के दौरान जो चेक निर्मित किए गए होंगे, तो वहाँ पर निर्मित किए गए हैं लेकिन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं चेक, यानी कि इशू तो कर दिए गए हैं लेकिन वहाँ पर दिखाए नहीं गए हैं, प्रेजेंट नहीं किए गए हैं। उन चेकों को किस तरह से आप ट्रीट करेंगे, तो उन चेकों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर पासबुक टू अराइव एट बैलेंस एज पर कैश बुक। एक बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय पासबुक के अनुसार शेष राशि से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाना चाहिए ताकि रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि ज्ञात की जा सके। यानी कि क्या चीज जो है वो, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बैंक समाधान विवरण है वो बना रहे हैं, तो पासबुक के अनुसार जो शेष राशि निकल के आई है, किसे हम घटाएंगे या क्या चीज हम घटाएंगे जिससे कि हमें रोकड़ बही यानी जो कैश बुक है हमारी उसमें जो राशि दे रखी है वो मिल सके। तो क्या घटाया जाएगा, इंटरेस्ट डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक द्वारा सीधे डेबिट किया गया ब्याज। इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक द्वारा सीधे जमा किया गया ब्याज। चेक रिसीव्ड एंड इंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड, प्राप्त चेक को रोकड़ बही के बैंक कॉलम में दर्ज किया गया लेकिन जमा नहीं किया गया। अमाउंट ऑफ द चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, जमा किए गए चेक की राशि लेकिन एकत्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या चीज होगी वो लेस की जाएगी, तो यहाँ जो बैंक द्वारा सीधे जमा किया गया ब्याज है, इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय द बैंक, उसे घटाया जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन काफी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे इसी तरह आपको वीडियो मिलती है इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।